मुद्रा की आपूर्ति आर्थिक विकास के लिए। इस मुद्रा के प्रसार का असर देखिए उसके मूल्यों पर। रेट बढ़ गया ना, बात तो मैंने इसमें नहीं लिया था, वो अभी इसका रेट बढ़ गया जी। दस में नहीं जाएंगे। अब 2000 रुपये में घर का खर्च नहीं चलता, सब चीजें इतनी महंगी हो रही है। अब 3000 रुपया दिया कीजिए। मैं भी कह रहा हूँ, महंगाई से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, पर क्या आप जानते हैं कि महंगाई यानी मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे आम जीवन पर, हमारे समाज पर और समूची अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, और इस मुद्रास्फीति को नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है। आज इस कार्यक्रम के दरमियान हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि समाज एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मुद्रास्फीति का होना अनुकूल लक्षण समझना चाहिए अथवा प्रतिकूल। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एक अनुकूल प्रक्रिया है या एक प्रतिकूल घटना है, इसके बारे में कोई एक सीधा सरल स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता। जवाब जानने के लिए दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशन का एग्रीगेट इकोनॉमी पर, समग्र अर्थव्यवस्था पर, समूची अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बढ़ती कीमतें, महंगाई आर्थिक विकास की पोषक बन पाती हैं, आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होती हैं, अथवा क्या ये एक बड़ी अड़चन के रूप में आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। एक दूसरा पहलू जिस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है कि बढ़ती कीमतों से क्या समाज के सभी वर्ग समान रूप से प्रभावित होते हैं या क्या अलग अलग वर्गों पर इस घटना का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमें इसके बारे में विचार करना होगा। आर्थिक विकास के संदर्भ में जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो हमारे सामने दोनों तरह के विचार आते हैं। मुद्रास्फीति विकास में योगदान भी दे सकती है और विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधक भी सिद्ध हो सकती है। पहले अर्थ में तो मूल्य वृद्धि को आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग माना जाता है। जैसे मैंने पहले एक प्लांट लगाकर काम शुरू किया जिसमें लगभग 150 आदमी काम कर रहे थे। धीरे धीरे मैंने
इस प्लांट के जो भी मुनाफे हुए उसको उसी प्लांट में लगाया, नई मशीनें लगाई ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ सके। आज इस प्लांट में करीब 1000 आदमी काम कर रहा है और मेरा इरादा है कि निकट भविष्य में और मशीनें लगाकर मैं बड़े पैमाने पर इसकी उत्पादन क्षमता बना सकूं। ये मात्र एक उत्पादक या उद्योगपति की बात नहीं है, ये आम बात है। बढ़ती कीमतों से उद्योगपति और उद्यमकर्ता अधिक उत्पादन और निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य कीमत स्तर बढ़ रहा है तो उत्पादक वर्ग के लिए ये संभव हो पाता है कि वह अपने उत्पादों को लागत से ज्यादा दाम पर बेच पाएगा। इसमें जो अधिक लाभ होगा, इससे उत्पादक को प्रोत्साहन मिलेगा। निवेशक इसमें अर्जित लाभ को निवेश पर अतिरिक्त पूंजी निर्माण और उत्पादन क्षमता का विकास विस्तार पूर्वक करेगा। फिर और अधिक लाभ की आशा, फिर और अधिक अतिरिक्त पूंजी की संभावना होगी। ऐसा होने से काम में विस्तार होगा, उद्योग में विस्तार होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी और सरकार इसे विकास के कार्यों में लगाएगी। विकास की धारा है और इसी क्रम में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। किंतु कई बार आर्थिक विकास की दृष्टि से मुद्रास्फीति घातक भी सिद्ध हो सकती है। ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं कि जिससे विकास के रास्ते में नई अड़चनें शुरू हो जाएं। यदि कीमतें तेज गति से बढ़नी आरंभ हो जाएं, परिणाम उत्पन्न अनिश्चितता से साहसकर्ता भी डर जाते हैं। एक गंभीर समस्या हम लोगों के लिए पैदा हो गई है इस समय कि इधर रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस का बढ़ना, वर्कर्स की डिमांड्स का बढ़ना, मैनेजमेंट की प्रॉफिट्स का कम हो जाना। तो इन सारी बातों से ये मालूम होता है कि हम लोगों को ये चाहिए कि आपस में कोई ऐसा रास्ता निकाल जाए जिससे कि कंपनी को किसी किस्म का लॉस ना हो। इन सारी बातों को देखते हुए सर मेरे विचार में अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जी नहीं सर, अब देखिए ना, माल भाड़े बढ़ गए और लेबर चार्जेस भी बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ कंपनी की लेबर डिमांड्स भी कई बार पूरी की जा चुकी हैं। ये सारे खर्चे तो उत्पादन कॉस्ट पर ही आएंगे ना सर। प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से क्या ऐसा नहीं होगा कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमारे बिक्री कम हो सकते हैं? तो आई थिंक प्राइसिंग के बारे में हमको थोड़ा ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए मार्केट की। और वो जो पहले डिसीजन लिया गया था उसके तहत अभी क्यों ना नई और आधुनिक मशीनें लगा दी जाए। कच्चे माल की स्कैर्सिटी इतनी बढ़ गई है कि हमें अपनी प्रोडक्शन के 2 यूनिट्स को बंद करने पड़े और इसी वजह से हमारे कई वर्कर्स बेकार हो गए सर। दिस इज वेरी सरप्राइज, आई अंडरस्टैंड। नो, इससे वेरी सीरियस मैटर है मिस्टर गौतम। आधुनिक मशीनों का लगाया जाना उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। अगर हम एक साथ इतनी ज्यादा अपनी पूंजी उसमें लगा देंगे और इत्तेफाक से अगर कीमतों के अंदर कमी आ गई तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में निवेश के कार्य रोक दिए जाते हैं जिनसे नए रोजगार का निर्माण नहीं हो पाता। इसी प्रकार यदि संपन्न लोगों को ये अनुभव हो कि मूल्य वृद्धि की दर तेज होती चली जाएगी तो उनकी प्रवृत्ति यह आपने अच्छा किया जो थोड़ी कीमत बढ़ते ही साल भर का राशन इकट्ठा कर लिया। क्या करें, आज की महंगाई के जमाने में बिना इसके काम भी नहीं करता। अब पड़ोसियों को देखिए, उन्होंने हमसे भी ज्यादा राशन इकट्ठा करके रखा है।
इसी तरह उत्पादक वर्ग को अगर ये अनुभव हो कि कीमत तेज रफ्तार से बढ़ रही है तो उनकी प्रवृत्ति उत्पादन क्षमता के विस्तार या पूंजी निर्माण की न होकर वस्तुओं को संग्रह करने की होगी। इससे उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग बाजार से हटकर जमाखोरी का शिकार बन जाएगा। यस सर। कितना स्टॉक हो गया हमारे पास? 500 टन से ज्यादा हो गया सर। बहुत अच्छे, ठीक है। और जितना है मार्केट से माल खरीद लो, कीमत बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इस तरह मूल्य वृद्धि के कारण आय का एक भाग बचाकर रखने की प्रवृत्ति को ठेस पहुंचती है। भविष्य के विषय में सोचने के बजाय तत्काल उपभोग की प्रवृत्ति को बल मिलता है। इससे भी पूंजी निर्माण में बाधा हो सकती है। लगातार तेज गति से बढ़ रही महंगाई में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बचत करना चाहेगा? एटलीस्ट आई कैन से दिस मच विथ एश्योरिटी दैट आई विल नॉट बी द वन। क्योंकि तेज गति से बढ़ रही महंगाई में हमें इस बात का एहसास रहेगा कि भविष्य में हमारी आज की बचत की कीमत बहुत कम हो जाएगी। ऐसी हालत में आज जो भी बचत हम कर पा रहे हैं उसका उपयोग तत्काल करना चाहेंगे, क्योंकि हमें इस बात से खुशी होगी कि आज जिस पैसे से हम एंजॉय कर रहे हैं कल अगर बचत के रूप में ये होता तो शायद इतनी तेज महंगाई के दौर में हम उससे काम नहीं ले पाते। लेकिन बढ़ते हुए भाव से एक तो उत्पादन नहीं बढ़ता, दूसरा उसका हमारी आय की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी हानिकारक उसके असर पड़ते हैं। और तीसरा अर्थव्यवस्था में कई जो एजेंट्स हैं, उपभोक्ता, किसान, वो ऐसी प्रथा प्रणाली चलाते हैं जिससे कि असली साधनों का अच्छा उपयोग नहीं होता। स्पेकुलेशन होती है, असली साधनों को स्टॉक्स में रखा जाता है और उससे अर्थव्यवस्था में हानि होती है। किंतु कुछ लोग एक सीमा तक मूल्य वृद्धि को आर्थिक विकास का पोषक भी मानते हैं। जब कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उत्पादक वर्ग अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेता है और उससे लाभ कमाता है। लेकिन जब कीमतें बहुत तेज गति से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, अर्थात जब स्फीति की दर एक सीमा से तेज हो जाती है, ये स्फीति विकास के मार्ग में बाधक बन जाती है। उत्पादक वर्ग अपने आप को उसके अनुरूप ढाल नहीं पाता है, विकास रुक जाता है। तो अभी तक हमने मुद्रास्फीति के प्रभावों को आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा। अब हम इसके प्रभावों को दूसरे संदर्भ में देखते हैं कि क्या समाज के सभी वर्ग इस महंगाई से समान रूप से प्रभावित होते हैं। हाँ भैया, इस साल मंडी में भाव ज्यादा था, बहुत अच्छा था। अब की बार तो थोड़ी सी फसल के इतने अच्छे पैसे मिले, अगर पिछले साल भी ऐसे हुआ होते हम तो माला माल हो गए होते। ठीक कहते हो भैया, पिछले साल फसल बहुत अच्छी हुई थी मगर मंडी में भाव ही नहीं था। खाद पानी बिजली सभी चीज इतने महंगे थे कि कुछ बचा ही नहीं। कुछ वर्ष पूर्व हमने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दी, इसी उम्मीद से कि इससे जो हमें इंटरेस्ट के रूप में रकम मिलेगी, उससे हमारा और हमारे परिवार का गुजारा ठीक प्रकार हो पाएगा। यह रकम जो कि 2000 रुपये प्रतिमाह हमें मिलती रही है, उससे पहले तो हमारा गुजारा ठीक चल जाता था, लेकिन अब महंगाई के कारण जो पिछले दिनों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हमारा और हमारे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। इस महंगाई से किसी को नुकसान होता हो, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरे को फायदा ही फायदा हुआ है। मैंने आज से 5 साल पहले ये सारा प्लान 3 लाख रुपए बैंक से लोन लेके लगाया और आज इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। मेरे तो फायदा ही फायदा हुआ, लोग चाहे कुछ भी कहें। आपने देखा, मूल्य वृद्धि से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति
एक जैसी नहीं होती और न ही सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक समान अनुपात में ही बढ़ती है। जैसे कृषि पदार्थों की कीमतों की वृद्धि दर गैर कृषि पदार्थों की वृद्धि दर से अधिक हो तो कृषक वर्ग इस प्रकार के परिवर्तनों से लाभान्वित होंगे। पैसे तो बहुत मिले, थोड़े से माल गए। इसके विपरीत यदि गैर कृषि पदार्थों की कीमतें कृषि पदार्थों की तुलना में तेज गति से बढ़ जाए तो कृषक वर्ग की वास्तविक आय कम हो जाएगी। इसी तरह बंधी आय वाले व्यक्तियों की वास्तविक आय मूल्य वृद्धि के कारण कम हो जाती है। इस प्रकार वेतनभोगी व्यक्ति को वेतन के रूप में मिलने वाली आय की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ये सच है कि मूल्य वृद्धि के कारण ही वेतनमानों में प्राय सुधार कर दिया जाता है, लेकिन वेतन में वृद्धि मूल्य वृद्धि के बाद होती है, इसके साथ ही यह पहले नहीं। और साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि वेतनमानों में वृद्धि उसी अनुपात में हो जिस रफ्तार में मूल्य वृद्धि हुई हो। इसलिए सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास दोनों ही दृष्टि से यह आवश्यक है कि तेज दर से बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाए और उन्हें बेकाबू न होने दिया जाए। चूंकि कीमत वृद्धि मांग और पूर्ति के असंतुलन का ही परिणाम होती है, इसलिए मांग और पूर्ति की शक्तियों को देखना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में पहले पूर्ति पक्ष को देखें। अर्थव्यवस्था में यदि वस्तुओं और सेवाओं की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे तो कोई वजह नहीं सामान्य कीमत स्तर में अचानक तेज गति से वृद्धि हो। वस्तु और सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी उत्पादक वर्ग को निभानी होगी, लेकिन यदि किसी कारणवश उत्पादक वर्ग अपनी इस भूमिका को नहीं निभा पाते, सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप के 3 पहलू हो सकते हैं। सबसे पहले सरकार उचित दर दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सस्ते दामों पर करवाती है। ऐसी वस्तुओं का आयात किया जा सकता है जो पर्याप्त मात्रा में देश में ही उपलब्ध नहीं है। दूसरा, सरकार ऐसे कानून बना सकती है, उनका सख्ती से पालन कर सकती है जिनसे कालाबाजारी, जमाखोरी आदि क्रियाओं पर रोक लग सकती है। तीसरा, सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का पालन करती है जिससे उत्पादकता के स्तर में सुधार, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि आदि क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। यदि उत्पादकता के स्तर में सुधार होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, कोई वजह नहीं कि कीमतें अचानक तेज गति से बढ़ पाए। अब कुछ बातें मांग पक्ष पर। मांग पक्ष की ओर सरकारी नीति की ही भूमिका प्रधान रहती है। इससे संबंधित सरकारी नीति के विभिन्न पहलू हैं: मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापारिक नीति आदि। अब इन्हें थोड़ा विस्तार से जानें। साधनों के बाजार या वस्तुओं के बाजार या सेवाओं के बाजार वो कार्यक्षमता से काम करते हैं, मतलब मार्केट्स वर्क एफिशिएंटली। और क्योंकि वहां कार्यक्षमता है तो भाव का स्तर सिर्फ मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई से निश्चय होता है। मान लीजिए कि वस्तुओं की पूर्ति 100 है और 200 रुपए मुद्रा की पूर्ति है तो भाव का स्तर 2 रुपए होगा। इस थियोरी का एक वर्षन इस प्रकार है कि लोगों की मुद्रा की मांग की जो प्रणाली है, डिमांड फॉर मनी, वो बदलती नहीं है और इसीलिए उस मांग को लेते हुए, क्योंकि बाजारी प्रणाली से साधनों का उपयोग पूरी तरह से हो रहा है और मुद्रा की मांग बदलती नहीं है, तो मुद्रा की पूर्ति से भाव बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा की लागत से होता है। मुद्रा की मात्रा मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित करती है। मुद्रा की मात्रा पर यदि नियंत्रण लगा दिया जाए, बढ़ती कीमतों पर
काबू पाना संभव हो पाता है। इस दृष्टि से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनेक तरह के नीतिगत उपाय अपना सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख है जिसे हम बैंक रेट, बैंक दर नीति के नाम से जानते हैं। यदि बैंक रेट बढ़ा भी जाती है, परिणाम स्वरूप बाजार में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। यदि ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, फलतः मुद्रा की मात्रा प्रचलन में कम आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, बदले में इसे कमर्शियल बैंक्स से कैश प्राप्त होता है। कमर्शियल बैंक्स के पास कैश की मात्रा कम हो जाती है, और जब उनके पास कैश की मात्रा कम हो जाती है, वो बाजार में कम साख का निर्माण कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह से रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कमर्शियल बैंक्स की कुल जमाओं के एक भाग को या अपने पास या रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए कंपेल कर सकता है। इसे दो नामों से जाना जाता है। एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, या जिसे संक्षेप में SLR के नाम से जाना जाता है। दूसरी है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे कि संक्षेप में CRR के नाम से जाना जाता है। SLR या CRR में वृद्धि कर कमर्शियल बैंक्स की साख निर्माण करने की शक्ति पर नियंत्रण लगाया जाता है, और जब भी यह नियंत्रण लगाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। इसमें से किसी भी एक उपाय को अपनाकर या एक से अधिक उपायों को अपनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। और अब कुछ बातें राजकोषीय नीति पर। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रचलन को कम करने की जिम्मेदारी सरकार पर भी होती है। ऐसा देखा जाता है, जब कभी सरकारी आगम प्रस्तावित सरकारी व्यय से कम होते हैं, तो इस घाटे की वित्त पूर्ति बैंक क्षेत्र से ऋण लेकर की जाती है। ज्यादातर तो इस पूर्ति के लिए केंद्रीय यानी रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट छाप लिए जाते हैं। यदि सरकार अपने घाटे को नियंत्रण में रखे, तो इसकी अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकताएं सीमित रहेंगी। ये कैसे संभव हो सकता है, आइए देखें। सरकारी घाटे को नियंत्रण में रखने के वास्ते 3 तरह की बातों पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले सरकारी आगम में सुधार लाना होगा। सरकारी आगम में सुधार लाने के वास्ते कर प्रणाली में सुधार लाने होंगे। सरकारी आगम में सुधार के वास्ते ऋण व्यवस्था में सुधार लाने होंगे। सरकारी उपक्रमों को, जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाना होगा, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभांश सरकार को दे सके। दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है, सरकारी व्यय में कटौती करनी होगी। सभी सरकारें, ये सभी जानते हैं, अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्चे करती हैं। यदि इन खर्चों से बचा जा सके, सरकारी बोझ कम हो जाएगा। तीसरा पहलू ये है, सामान्य जनता को जो आय प्राप्त होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय का जो बंटवारा होता है, उस राष्ट्रीय आय के एक बड़े भाग को बचत के रूप में प्रवाहित करना होगा। यदि उपभोग की जगह ये आय बचत के स्रोत के रूप में प्रवाहित हो जाए, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दबाव कम हो जाएंगे, और यदि ये दबाव कम हो जाते हैं, सामान्य कीमत स्तर पर भी दबाव कम हो जाएंगे, बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना संभव हो पाएगा। अब कुछ बातें व्यापारिक नीति पर। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार व्यापारिक नीति का भी प्रयोग कर सकती है। व्यापारिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाए जिनकी देश में आपूर्ति कम है। इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था में पहले से ही कमी है।
तो इतनी जानकारी के बाद ये कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति के लिए एक नहीं कई उपाय एक साथ करने होंगे। इस संबंध में सबसे प्रमुख बात यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन पर अंकुश लगा रहना चाहिए और उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादकता के स्तर में वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।